दोस्तों नमस्कार। एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की 1200 से 1700 ईस्वी। इसमें हमने कई प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा किया था कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या इस प्रणाली के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं। तो इसमें हमने कई बिंदुओं पे चर्चा किया था, जैसे शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त उस समय कैसा था, शिक्षा की संरचना एवं संगठन का कैसा था, शिक्षा का अर्थ उस समय किससे लिया जाता था, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे, शिक्षा की पाठचर्या उस समय क्या थी, प्राथमिक स्तर की क्या थी और उच्च स्तर की क्या थी, शिक्षण विधियां उस समय कौन सी उपयोग में लाई जाती थी। उसके बाद उस समय का अनुशासन कैसा था, मकतबों में अनुशासन किस प्रकार का होता था, इसकी चर्चा हो चुकी है। उस समय शिक्षक कैसे होते थे, शिक्षार्थी तो जो होते थे उनको किन किन बातों का पालन करना होता था, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में संबंध कैसे थे, जो शिक्षण संस्थाएं होती थी प्राथमिक स्तर पर मकतब और उच्च स्तर पर मदरसा, वो शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती थी और किस स्तर की शिक्षा व्यवस्था या उपाधियां वो प्रदान करती थी। तो जो प्राथमिक स्तर का होता था उसमें जो प्रवेश होता था वह बिस्मिल्लाह खानी रस्म एक होता था, उस रस्म को अदा करने के बाद ही होता था, जो साधारणतया 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बच्चे के लिए किया जाता था। उच्च स्तर पे जो मदरसा होता था वो आमिल, काबिल और फाजिल 3 प्रकार की उपाधियां प्रदान करता था और जो काबिल उपाधि धारण कर लेता था उसी को ही शासन में कार्य करने हेतु अनुमति मिलती थी। तो अब आज जो चर्चा हमको करना है कि जो शिक्षण संस्थाएं होती थी, प्रमुख शिक्षण संस्थाएं मकतब एवं मदरसा थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं उस समय संचालित होती थी। वो अन्य शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थीं? तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो खानकाहें है। खानकाह, खानकाह का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी और यहाँ जो व्यय होता था वह जो दान से प्राप्त धनराशि होती थी उसी से खानकाहों की दिनचर्या का सब कुछ चलता था। तो खानकाहें जो होती थी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र थी, जो कुछ भी दान मिलता था उसी से वहाँ का खर्चा चलता था। जो दरगाहें होती थी ये भी जो है प्राथमिक शिक्षा के ही प्रमुख केंद्र थे और यहाँ पर भी केवल और केवल मुस्लिम बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता था, इसके अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसका भी जो खर्चा होता था वह दान के पैसों से ही चलता था। जो कुरान स्कूल है यहाँ पे कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी। जो कुरान स्कूल है यहाँ पे कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी और ये धार्मिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद आता है फारसी स्कूल, जहाँ पे फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी और ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे। फारसी स्कूल, फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल, ये तीनों जो थे ये उच्च शिक्षा के उस समय के केंद्र हुआ करते थे। तो जो फारसी स्कूल होता था वो धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था और जहाँ पर फारसी भाषा की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी और इसके साथ साथ जो मुस्लिम संस्कृत की शिक्षा होती है वो भी इसमें दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चों को प्रवेश यहाँ मिलता था और यहाँ पे शासन में कार्य करने हेतु लोगों को तैयार किया जाता था। तो जो फारसी स्कूल होता था यहाँ पे दोनों बच्चे, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बच्चे आते थे और उनको शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था। फारसी कुरान स्कूल जो होता था ये भी एक धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था और यहाँ फारसी भाषा के साथ साथ कुरान की शिक्षा भी दी जाती थी। और लास्ट में एक जो शिक्षण संस्थान है अरबी स्कूल, अरबी स्कूल में ये भी एक उच्च शिक्षा का केंद्र था जिसमें अरबी भाषा और साहित्य की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। तो इस प्रकार से खानकाहें और दरगाहें जो थीं वो प्राथमिक शिक्षा की केंद्र थी। कुरान स्कूल में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। फारसी स्कूल, फारसी कुरान स्कूल, अरबी स्कूल, ये तीनों जो स्कूल थे ये उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो इस प्रकार से ये अन्य शिक्षण संस्थाएं उस समय थीं। उसके बाद देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा में कि विशेष क्या था। तो हम यहाँ देखेंगे कि
विशेष में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था और यहाँ पे एक नायकीय पद्धति दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था। तो यहाँ पे जो भी शिक्षण कार्य किया जाता था उसका जो माध्यम होता था वह अरबी और फारसी भाषा में ही होता था, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो चाहे वह उच्च स्तर का हो। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी गई वो अरबी और फारसी में दी गई। नायकीय पद्धति आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो मकतब होते थे वो प्रायः मस्जिदों से सटे हुए या संलग्न होते थे और एक अध्यापकीय होते थे, यानी कि वहाँ केवल एक ही अध्यापक होता था। तो किसी भी क्लास का जो सबसे तेज बच्चा होता था, पढ़ने में जो होशियार बच्चा होता था, उसी को उस क्लास का नायक बना दिया जाता था और वह एज ए शिक्षक, एज ए टीचर ही कार्य करता था और अपने क्लास के अन्य बच्चों को वह पढ़ाने का कार्य करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह जो बच्चा, जो सबसे तेज बच्चा है जिसको नायक बनाया गया, वह टीचर का ही कार्य एक प्रकार से करता था और उसी को कहा गया नायकीय पद्धति। जहाँ पे अध्यापकों की कमी होती है वहाँ पे इस प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती है, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में एक विशेषता के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में अन्य विशेष पक्ष और क्या-क्या थे? तो इसमें हम 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला जन शिक्षा, दूसरा स्त्री शिक्षा, तीसरा कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा, उसके बाद धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की। तो अगर हम चर्चा करें जन शिक्षा की, तो जन शिक्षा का उस समय अभाव देखा गया। इसका कारण ये था कि जो भी मुस्लिम शासक हुए, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही रहा। ये कभी नहीं रहा कि जन शिक्षा के रूप में हम यहाँ के लोगों को शिक्षित करें। तो अपनी धर्म और संस्कृति के प्रचार में ही वो लोग लगे रहे और दूसरे जो भी शिक्षा प्रणाली विकसित की गई वो इस्लाम धर्म और संस्कृति पर ही आधारित थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो भी हिंदू लोग थे वो अपने बच्चों को उसमें प्रवेश देने से इनकार करते रहे। तो जन शिक्षा का उस समय एकदम अभाव देखा गया और जिस समय मुस्लिम काल था 1200 से 1700 ईस्वी, उस समय अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो लगभग साक्षरता दर उस समय 6% थी। तो इससे सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि मध्यकाल में जन शिक्षा किस प्रकार की थी। इसका मतलब ये निकलता है कि उस समय जन शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं गया, केवल और केवल साम्राज्य विस्तार और अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का ही उनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का भी अभाव उस समय देखा जाता है। मकतब एवं मदरसों में, मकतब में खासकर केवल लड़के और लड़कियों दोनों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन जब मदरसा स्तर पे यानी उच्च शिक्षा स्तर पे जाना होता था तो वहाँ पे केवल और केवल लड़कों को ही प्रवेश मिलता था। तो इसका मतलब कि स्त्री शिक्षा को भी वहाँ नज़रअंदाज किया गया। मकतब में तो दोनों को शिक्षित किया गया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन जब मदरसे की बात आई, उच्च शिक्षा की बात आई तो वहाँ से लड़कियों को वंचित कर दिया गया। तो स्त्री शिक्षा का वहाँ अभाव देखा जाता है, लेकिन कुछ विदुषी महिलाएं उस समय दिखाई देती हैं। इसका कारण ये था कि अगर किसी को अपनी लड़की को, अपनी बिटिया को शिक्षित करना था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो वह अगर चाहे तो अपने घर पर शिक्षक को बुला करके उसको शिक्षित कर सकते थे। तो जो धनाढ्य वर्ग था या जो उस शासन में ऊंचे-ऊंचे पदों पे बैठे लोग थे, वो लोग ही इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाए और बाकी स्त्री शिक्षा का वहाँ अभाव ही देखा गया। थर्ड पॉइंट है कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा की अगर बात करें तो भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति अपनी थी और ये जो आए मुगल लोग या मुस्लिम लोग जो आए इस्लाम धर्म को लेकर के, इनकी अपनी अलग संस्कृति थी और धर्म था। और जितने भी बादशाह हुए हैं वे सब कला कौशलों के बहुत ही प्रेमी हुए थे।
तो इस काल में एक तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, दूसरे ये लेकर के आए कला कौशल एवं सभ्यता संस्कृति, तो ये जो मिला जुला असर दिखाई दिया। दूसरे ये जो कला कौशलों के प्रेमी थे, तो इस काल में देखा गया कि कला कौशलों के क्षेत्र में प्रगति हुई। खासकर भवन निर्माण में अगर देखा जाए तो आगरे का ताजमहल या दिल्ली का कुतुब मीनार इस काल की ही रचना है, इस काल में ही बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कला कौशलों के क्षेत्र में इस समय कितनी प्रगति हुई। और इसी क्षेत्र में ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, चाहे वो इस प्रकार की कारीगरी हो या कारखानों में लगा करके लोगों को प्रशिक्षण करने की बात हो। तो इस प्रकार से भी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध मुस्लिम काल में किया गया था। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संदर्भ में धर्म के नाम पर केवल और केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा दी गई और नैतिकता के नाम पर केवल शरीयत, जो इस्लाम धर्म का नियम और कानून होता है, केवल उसकी शिक्षा दी गई। तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संदर्भ में केवल और केवल इस्लाम धर्म और शरीयत की शिक्षा ही इस समय दी गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जन शिक्षा का अभाव था, स्त्री शिक्षा का अभाव था, कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा में इस समय प्रगति हुई थी और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा में केवल इस्लाम धर्म और शरीयत की शिक्षा ही दी गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, चर्चा इस पे होगी। तो सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है दिल्ली का, और दिल्ली में जो सबसे पहला शासक होता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश दिल्ली में एक मदरसा का निर्माण करता है जिसका नाम है मदरसा ए मुअज्जी का इल्तुतमिश निर्माण करता है और यह जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। उसके बाद फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर, मालवा, ये सभी मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो इस प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं थीं या प्रमुख अभिलक्षण थे उस पर चर्चा हमने किया। तो 3 प्रकार के शिक्षा प्रणालियों की चर्चा हो चुकी है: वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दर्शन, पाश्चात्य दर्शन से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है वो हमको पढ़ना है और उसमें जो सर्वप्रमुख है आदर्शवाद, के बाद प्राकृतिकवाद और उसके बाद प्रयोजनवाद, ये 3 वाद हमको पढ़ने हैं। और उसके बाद कुछ भारतीय विचारक और कुछ पाश्चात्य विचारकों के दर्शन को हमको पढ़ना है। तो अगला वीडियो हम आदर्शवाद का लेकर के आएंगे। जैसे जैसे आप एक सिलेबस, हमने सिलेबस भी डाल दिया है, सिलेबस को आप देखिए और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से हम भी एक एक करके हम वीडियो इस पे डालते जा रहे हैं। और आप साथ में जब पढ़ने बैठिए तो नोट्स बनाते रहिए, जिससे भी आपको आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। तो अगला वीडियो आदर्शवाद पे। नमस्कार, धन्यवाद।